अखंड भारत विषय के अंतर्गत अभी तक हमने विस्तार से यूरोपियन देश, अमेरिका, चर्च संगठन, माओवादी, नक्सलवादी और भी अनेक जो संगठन चल रहे हैं जो भारत के विखंडन करने में लगे हुए हैं। लेकिन आज हम उसी कड़ी के अंतर्गत अंग्रेज़ों ने और बाद में अमेरिका तथा वर्तमान में शामिल हो चुके इस्लामिक देशों के संगठन ने किस तरह से भारत को तोड़ने के लिए प्रयास जारी कर रखे हैं। आज मैं अंग्रेज़ों की उस कुटिल नीति से आरंभ करना चाहूँगा जो उन्होंने 1857 के बाद आरंभ की थी। अंग्रेज़ों ने जब देखा 1857 में कि हिंदू और मुसलमान दोनों कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ रहे हैं, तभी अंग्रेज़ों को समझ में आ गया है कि उन्हें आगे क्या करना है। मुझे प्रोफेसर मुजीब का एक कथन याद आ रहा है। उन्होंने कहा था कि भारत में अन्य काल की अपेक्षा 1750 से 1850 के बीच में बहुत अधिक सांस्कृतिक समानता आ गई थी। यहाँ के हिंदू और यहीं से परावर्तित हुए मुसलमान दोनों में किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा उस समय तक नहीं था। और 1708 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद यह सांस्कृतिक समानता जो थी वो वास्तविकता बनती चली गई। बाद में जितने भी शासक थे उन्होंने इस्लामिक धर्मांतरण को छोड़ दिया और धीरे धीरे हिंदुओं से अच्छे संबंध स्थापित किए थे। लगभग 200 साल तक भारत में हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं हुए, लेकिन यह स्थिति 1907 तक ही बनी रह सकी। 1857 के बाद अंग्रेज़ों ने हिंदू मुस्लिम पृथकतावाद के बीज बोए थे और इसके साथ उन्होंने विभेद के और अनेक बीज बोए। आगे चलकर मैं विस्तार से इसके बारे में चर्चा करूंगा। उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ घड़ी, उसमें की चर्चा मैंने पहले भी की है। जैसे दक्षिण को उत्तर से अलग करने के लिए आर्यों के आक्रमण की कहानी घड़ी, सिखों को हिंदुओं से अलग करवाने के लिए नाभा रियासत के प्रधानमंत्री व एक सिख नेता काहन सिंह से एक पर्चा लिखवाया जिसका शीर्षक था हम हिंदू नहीं हैं। बाद में यही उनकी रणनीति खालिस्तान का रूप लेकर के खड़ी हुई थी। 1857 में हिंदू मुस्लिम संयुक्त कार्रवाई देखकर, दोनों को एक साथ लड़ते हुए देखकर इन दोनों समुदायों को अलग करने की रणनीति अंग्रेज़ों ने बनाई। और उस समय तक अंग्रेज़ों की भारतीय फौज मिश्रित हुआ करती थी, उसमें किसी प्रकार का वर्गीकरण नहीं था। मुख्य रूप से बंगाल आर्मी, बम्बई आर्मी तथा मद्रास आर्मी तथा मद्रास आर्मी की यूनिटों में सभी समुदाय और जातियों के भारतीय होते थे और एक साथ रहते थे। 1857 के बाद उन्होंने सेना का आमूल पुनर्गठन किया। भारत को तोड़ने की इसी साजिश के तहत अब हिंदू मुसलमानों को यहाँ तक कि सिख, जाट, राजपूत, गोरखा व महार आदि की अलग अलग रेजिमेंट बना दी गई। पूर्वी उत्तर प्रदेश व बिहार, जहां के सिपाहियों ने क्रांति में बढ़ चढ़कर भाग लिया था, गैर मार्शल घोषित कर सेना में भर्ती होने से रोक दिया गया तथा अन्य दूसरे उपायों से भी उनको कुचला गया। यही कारण है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश व बिहार आज तक भी अन्य प्रदेशों की अपेक्षा बहुत अधिक पिछड़े हुए हैं। क्योंकि 1857 में हिंदुओं की तुलना में मुसलमान ज़्यादा सक्रिय थे, इसलिए अंग्रेज़ों ने मुसलमानों से ज़्यादा बदला लिया। अंग्रेज इतिहासकारों ने मंगल पांडे के नाम पर हिंदुओं को पांडे
लेकिन मुस्लिम क्रांतिकारियों को बदमाश, रास्कल अंग्रेजी में एक शब्द काम में लेते थे, उन्होंने कहना शुरू कर दिया था। और दिल्ली की जामा मस्जिद सेना के अस्तबल में परिवर्तित कर दी गई थी। कुछ वर्षों तक मुसलमानों को दिल्ली तक में नहीं आने दिया गया। उत्तर भारत में मुस्लिम समाज को भारी यातनाएं झेलनी पड़ी थी। इन भीषण यातनाओं के कारण अधिसंख्य मुसलमानों ने सर सैयद अहमद के नेतृत्व में खामोशी के साथ अंग्रेजों से मित्रता करना भी शुरू कर दिया था। और इसका माध्यम बना अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो आजकल अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कहलाता है। उसकी अध्यक्षता साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के अंग्रेजों के ही हाथों में रही, जो आगे जाकर के हिंदू और मुसलमानों में भेद करना चाहते थे। उसी का हिस्सा इसको बनाया गया। अलीगढ़ फर्स्ट जनरेशन एक पुस्तक है, उसमें लेली वेल्ड जो एक अंग्रेज हुआ वो लिखता है कि अंग्रेज प्रोफेसर प्रार्थना के समय की उपस्थिति पर कड़ाई से जोर देते थे, जो स्वयं ईसाई थे, लेकिन प्रार्थना जो नमाज होती थी वो मुसलमानों के लिए होती थी। उस समय वो कठोरता करते थे कि कोई अनुपस्थिति नहीं रही। और मुस्लिम प्रोफेसरों के लिए भी ये आश्चर्य का विषय था कि ये अंग्रेज प्रोफेसर मुस्लिम प्रार्थना के बारे में इतने कट्टर कैसे हैं। लेकिन उनको ये चाल समझ में नहीं आई। जल्दी ही प्रिंसिपल जो बेग था, एक अधिकारी, वो वहाँ का सर्वे सर्वा बन गया और लोकप्रिय शैली में इन हालात का इस प्रकार वर्णन किया गया मुसलमानों के बारे में, क्योंकि मुस्लिमों को प्रवेश दिया जाता था और उनको ब्रेन वॉश करके आगे जा करके आगे भारत विभाजन के लिए तैयार करना था। इसलिए कहावत प्रचलित हो गई उस समय, कौम खुदा का, कॉलेज सर सैयद अहमद का और हुकुम बेग बहादुर का। अर्थात जो अंग्रेज अधिकारी है कि ये मुसलमान है, ये खुदा की कौम है, और कॉलेज चलाया सर सैयद अहमद ने, और वहाँ आदेश चलता था जो बेग अधिकारी था अंग्रेज उसका। जब लोगों ने, खासकर बंगाल के लोगों ने स्वराज की बात की, वह स्वदेशी को व्यवहार में लाना आरंभ किया। बंगाल को सजा देने के लिए अंग्रेजों ने 1905 में इसका विभाजन कर दिया। अंग्रेजों ने पैंतरेबाजी करके मुस्लिम पत्ते खेलना शुरू कर दिया, और ये उनका मुस्लिम कार्ड था जो जानबूझकर उन्होंने खेला था। उन्होंने एक मुस्लिम शिष्टमंडल की रचना की जो 1906 में शिमला में तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड मिंटो से मिला। शिष्टमंडल ने पृथक मतदान, अधिक सीटों तथा मुसलमानों के लिए अधिक नौकरियों की मांग की, जिनका आश्वासन उन्हें दे दिया गया था। वह कार्रवाई बहुत सफल रही। वाइसराय की धर्मपत्नी लेडी मेरी मिंटो ने अपनी डायरी में लिखा है कि वाइसराय के प्राइवेट सेक्रेटरी डनलप स्मिथ ने एक टिप्पणी लिख करके भेजी जो इस प्रकार है। उसको हमें समझना चाहिए। क्या लिखा था उसने? उसने लिखा था, मैं महामहिम को एक पंक्ति में ये सूचना देना अपना कर्तव्य समझता हूँ कि आज एक बहुत बड़ी घटना घट गई है। यह एक राजमर्मज्ञता का कार्य हुआ है जिसमें आगामी लंबे अरसे तक भारत व भारत का इतिहास प्रभावित रहेगा। इस कार्य से 6 करोड़ 20 लाख जनसंख्या को तख्ता पलटने वाले विपक्ष के साथ मिलने से रोक लिया गया है। और बाद में वर्तमान में एक बहुत बड़े अच्छे विद्वान हैं MJ अकबर, उन्होंने नेहरू जी पर एक किताब लिखी थी। उस किताब में जो उन्होंने उल्लेख किया उसका भी मैं आज संदर्भ देना चाहूँगा। उन्होंने लिखा है, मुसलमानों के पृथक मताधिकार की गारंटी संस्थागत करने के लिए उन्हें केवल 3 वर्ष लगे, और इस सिद्धांत को 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में स्वीकार कर लिया गया। पृथक मताधिकार को अधिक महत्व देते हुए उनके लिए मत देना आसान बना दिया गया। 3000 रुपये वार्षिक आय कर देने वाला मुसलमान मतदाता बन सकता था, परंतु हिंदू के लिए यह शर्त 3 लाख रुपए थी। इसी प्रकार स्नातक श्रेणी में एक मुसलमान को मात्र 3 वर्ष की स्थिरता का स्नातक होने की आवश्यकता थी, जबकि हिंदू के मामले में यह अवधि 30 वर्ष थी। विभाजन के बीजों को
सावधानी पूर्वक बोया गया और अंग्रेजों ने इनका पर्याप्त सिंचन किया। यही उनकी बहुत बड़ी कुटिलता थी, जिसको आज तक भी लोग नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि ये सब काम इतनी आसानी से होने वाले नहीं थे। अंग्रेजों ने अच्छी तरह से समझ लिया था। कई मुसलमान विभाजन के विरोध में हिंदुओं के साथ मिल गए। उस समय 1916 में हिंदू व मुसलमान नेताओं ने लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें अंग्रेजों के सामने संयुक्त मांग रखी गई। जब गांधी जी पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में आए तो फेस टोपी पहने विट्ठल भाई पटेल को उन्होंने एक मुसलमान और जिन्ना को एक हिंदू समझा। गांधी ने सोचा जो जिन्ना है वो सोचते थे कि ये शायद जैन शब्द से बना है। 1921 में हिंदू और मुसलमानों ने तुर्की से निष्कासित सुल्तान को पुनः मुस्लिम विश्व का खलीफा नियुक्त करने के लिए संयुक्त संघर्ष किया, परंतु खिलाफत आंदोलन के असफल होने पर निराशा, आरोप प्रत्यारोप व हिंसा का वातावरण बना तो अंग्रेजों ने संप्रदायवाद को सहायता और समर्थन देना शुरू कर दिया और इस चिंगारी को अंग्रेजों ने लगाई और इसको आग के रूप में उसमें उन अंग्रेजों ने तैयार कर दिया। हम जानते हैं 1906 में इसी कड़ी में मुस्लिम लीग की स्थापना कराई थी। 1931 की जनगणना के अनुसार मुसलमान भारतीय जनसंख्या का 30% भाग थे। हिंदुओं ने उनको 32% प्रतिनिधित्व देना स्वीकार कर लिया, परंतु संप्रदायवादी रियायतें देने में अंग्रेजों ने हिंदुओं को भी पीछे छोड़ दिया। 1933 में उन्होंने मुसलमानों को 33.3% सीटें दे दी। इस तरह उन्होंने हिंदू मुस्लिम समझौते की प्रभावशाली ढंग से हत्या की जानबूझ करके, ताकि हिंदू और मुसलमानों में एक भेद पैदा हो। अब ये भली भांति स्थापित हो चुका था कि अंग्रेजों का जो उस समय चचेरा भाई कहलाता था अमेरिका, तो उनकी देखा देखी अंग्रेजों ने भी साम्राज्यवादी हित में विभाजन की योजना बनाई और इसे सफलतापूर्वक सिर चढ़ाना शुरू कर दिया, आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। मुसलमान 1906 से ही एंग्लो मुस्लिम मैत्री की मानसिकता के अभ्यस्त हो चुके थे अंग्रेजों की इसी रणनीति के तहत, इसलिए उनका लपक पड़ना स्वाभाविक भी था और मुसलमानों में ऐसा नेतृत्व अंग्रेजों ने खड़ा कर दिया था। अब ये तथ्य भी सामने आ चुका है कि सत्ता हस्तांतरण की बातचीत के दौरान मिस्टर जिन्ना व चर्चिल का गुप्त पत्र व्यवहार जारी रहा। ब्रिटेन में एटली की लेबर सरकार ने अपनी इच्छा के विरुद्ध विभाजन को स्वीकृति दे दी, क्योंकि हाउस ऑफ लॉर्ड्स में चर्चिल की कंजर्वेटिव पार्टी बहुमत में थी, जिससे भारतीय स्वाधीनता विधेयक वर्षों तक लटकाया जा सकता था। और माउंटबेटन ने भी कांग्रेस नेतृत्व को अपनी इच्छानुसार झुका करके अनर्थकारी भूमिका निभाना शुरू कर दिया। परंतु यह महत्वपूर्ण है कि विभाजन की मांग उलेमाओं की ओर से न आकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अंग्रेजी शिक्षित मुसलमानों की ओर से आई और उस समय के कम्युनिस्टों ने भी इसका समर्थन किया। वे भारत के दो टुकड़े करने में दिलचस्पी दिखा रहे थे, रुचि ले रहे थे, परंतु इस प्रक्रिया में भारतीय मुसलमान 3 हिस्सों में बढ़ गया। भारतीय राज्य जैसी जीवंत राजनीतिक शारीरिक इकाई को विभाजित करने से खून खराबा होना स्वाभाविक था। अंग्रेजों को ये मालूम था और अंग्रेजों ने तय कर दिया जानबूझ करके कि खून खराबा होना ही चाहिए हिंदू और मुसलमानों के बीच। तब से आज तक भारत व पाकिस्तान दोनों देश उन्हीं यूरोपियन देश और अमेरिका की चाल में फंस गए और उन देशों ने दोनों को एक दूसरे के विरुद्ध हथियार खरीदने की होड़ में लगा दिया और हथियार आज तक खरीद रहे हैं और एक दूसरे की संपत्तियां नष्ट करते रहे, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते रहे। ये अंग्रेज चाहते थे और जो आज भी हो रहा है। पश्चिम के इन हथियार उद्योग और नेताओं को मिलने वाले कमीशन के लिए अच्छा हो सकता है। जिन नेताओं को उन्होंने पाला था और कमीशन देना शुरू कर दिया था, परंतु भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण सिद्ध हुआ है। जो भारतीय उपमहाद्वीप एक साथ मिल बैठ करके
अपने क्षेत्र के उत्थान के लिए मिलजुल करके काम कर सकता था और विश्व में एक महाशक्ति के रूप में ये क्षेत्र खड़ा हो सकता था, अंग्रेजों और अमेरिका ने सदा सदा के लिए उसको पारस्परिक संघर्ष में डाल करके और इसको खोखला करना शुरू कर दिया, जो आज तक जारी है। और इस पर विस्तार से चर्चा करना आवश्यक मैं समझता हूँ कि नई पीढ़ी को जानकारी होनी चाहिए कि किस तरह से इस क्षेत्र को इन दुष्ट लोगों ने विभिन्न चालों में उलझा करके नष्ट करने का प्रयास किया। और दुर्भाग्य ये रहा, अमेरिका और यूरोपियन देशों का हस्तगत बन करके तथा उनके बहकावे में आकर के पाकिस्तान ने अपनी कुटिलताएं शुरू कर दी, नापाक कार्य शुरू कर दिए। और हम जानते हैं 1948, 1965 और 1971 में पाकिस्तान ने 3 बार हमला किया था। तीनों बार उसको पराजित होना पड़ा था। लेकिन पाकिस्तान को भड़काने का कार्य भी उस समय यूरोपियन देश, अंग्रेज और अमेरिका कर रहे थे और इस क्षेत्र को युद्ध क्षेत्र बना करके खोखला करना चाहते थे और वो सफल रहे। पाकिस्तान इस बात को समझ नहीं पाया। और हम जानते हैं 1971 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के साहसिक निर्णय के कारण भारतीय सेना ने न केवल पाकिस्तान को पराजित किया बल्कि 90,000 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी बनाया था और जो पूर्वी पाकिस्तान था वो बांग्लादेश के रूप में एक नया देश बन गया। ये भारत के लिए तो ठीक हुआ, लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप के लिए अभी भी स्थितियां ठीक नहीं हो पाई। लेकिन इसके बाद हम जानते हैं यूरोपियन देशों एवं अमेरिका ने पश्चिमी एशिया में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अपनी रणनीतियां शुरू कर दी। वो चाहते थे पूरा क्षेत्र अस्त व्यस्त स्थिर रहे और उनका मुख्य उद्देश्य था खाड़ी देशों के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडार पर कब्जा करना, उनको उसको अपने नियंत्रण में लेना ताकि इन उपभोगवादी पूंजीवादी देशों की इच्छाएं पूरी होती रही। अमेरिका और यूरोपियन देशों ने खाड़ी देशों में विद्रोह पैदा करने के लिए अपने विश्वविद्यालयों में इस्लाम पर अनुसंधान के नाम पर इन देशों से बहुत बड़ी संख्या में युवाओं को वहां प्रवेश दिया और उनका ब्रेन वॉश किया। और हम जानते हैं 1979 के बाद खाड़ी देशों में आपसी वैमनस्य और विद्रोह की आग लगा दी गई, जो आज तक नहीं बुझ पाई है। जो देश मानवता को बहुत कुछ दे सकते थे, आज केवल विध्वंस की कब्रगाहें बन चुके हैं। चाहे सीरिया, इराक, ईरान, ये सारे देश है, लेबनान, मिस्र, बहुत सारे देशों की कथा मैं कह सकता हूं, आज विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन इन पश्चिमी देशों की कुटिल चालों में वो देश फंसे और अमेरिकन लैब मेड अर्थात अमेरिका की इन विश्वविद्यालयों की प्रयोगशाला में जो व्यक्ति तैयार हुए, उन्हीं व्यक्तियों से अमेरिका और इन देशों ने तालिबान, अल कायदा और ISIS जैसे आतंकवादी संगठन खड़े करवाए। पर्दे के पीछे अमेरिका और यूरोपीय देश ही थे। इन सारी रणनीतियों और उन कुटिल चालों को ये इस्लामिक देश भी नहीं समझ सके। और आश्चर्य की बात तो यह है कि इन संगठनों को अमेरिका और इन देशों ने खड़ा किया और बाद में इनके विरुद्ध लड़ने के लिए उन्हीं देशों को जो उस समय सत्ताधीश थे अपने हथियार बेचे, अर्थात दोनों हाथों में लड्डू रखे, संगठन को खड़ा करके उनको हथियार देना और उस देश में जो विद्रोह हो रहा उसको दबाने के लिए उन देशों को अपने हथियार बेचना। फिर भी ये मूर्ख देश अमेरिका और इन देशों की चाल को समझ नहीं सके। मैंने पृष्ठभूमि के रूप में ये सारी बातें इसलिए रखी है क्योंकि वर्तमान भारत भी उसी साजिश का शिकार हो रहा है। अमेरिका ने अफगानिस्तान से रूस को निकालने के लिए पाकिस्तान का भरपूर उपयोग किया और पाकिस्तान अमेरिका के हाथ का खिलौना बनता रहा। और अमेरिका को हम जानते वो स्वार्थी देश है, जब तक उसका उपयोग होता करता है बाद में उसको छोड़ देता है। और आजकल पाकिस्तान के साथ यही हो रहा है। अमेरिका ने धक्का देके दूर किया और आजकल वो चीन के हाथ का खिलौना बन रहा है। उसका अपना अस्तित्व आज खतरे में है। और मैं
विस्तार से आगे जाकर के अन्य सत्रों में चर्चा करूंगा कि इन लोगों की रणनीतियों के कारण से कितना नुकसान क्या हुआ है और किसकी भरपाई कैसे की जा सकती है। लेकिन आज मैं इनकी कुटिल चालों की चर्चा कर रहा हूं ताकि सभी मत पंथ संप्रदाय के लोग इसको ठीक से समझ करके अपने कर्तव्य बोध को ठीक कर सकें। न केवल अपने हथियार बेचे इन देशों ने, बल्कि जम्मू कश्मीर को अस्थिर करने के लिए अनेक आतंकवादी संगठनों की फौजें तैयार करने में पाकिस्तान को आर्थिक सहायता दी अमेरिका ने, और इन यूरोपियन देशों ने उसको संबलन दिया, साथ दिया। जम्मू कश्मीर में अलगाववादियों की फौज अमेरिका ने अपने विश्वविद्यालयों में उसी तरह से तैयार की जिस तरह से तालिबान, अल-कायदा और आईएस को तैयार करने में की है, और इन अलगाववादियों को तैयार करके उनको जम्मू कश्मीर में सारी सुविधाएं दिलवा दी। और भारतीय सेना के द्वारा की जाने वाली कार्यवाही जो इन आतंकवादियों के विरुद्ध की जाती रही है, वहां अलगाववादी और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों के माध्यम से भारतीय सेना को बदनाम करने के लिए, भारत को बदनाम करने के लिए इंटरनेशनल मीडिया में उन छोटी छोटी घटनाओं को भी बहुत अधिक उठाना शुरू कर दिया। बाद में पाकिस्तान की गुप्तचर एजेंसी आईएसआई ने जम्मू कश्मीर के युवाओं को इस्लाम व जिहाद के नाम से भड़काने की नापाक योजनाएं बनाना शुरू कर दिया, और अनेक युवाओं की जिंदगियों को आतंकवाद की आग में झोंक कर बर्बाद करना शुरू कर दिया, जो आज भी जारी है। जिस तरह से इन पश्चिमी देशों ने पश्चिमी एशिया के मुस्लिम देशों को विद्रोह में झोंका, उसी प्रकार से पूरे भारत को अस्थिर, अशांत और खंडित करने की चालें 2001 से तेज कर दी थी, जो 2013 तक आते आते बहुत प्रखर और मजबूत हो गई थी। उसमें सिविल सोसाइटी के नाम से के बैनर तले बहुत सारे एनजीओ तथा कथित मानवाधिकार संगठन तथा कथित सामाजिक कार्यकर्ता, प्रगतिशील लेखक, विचारक, अलगाववादी, अराष्ट्रीय गतिविधियों में लिप्त वो सारी टोलियां, टुकड़े टुकड़े गैंग, जातिवादी आरक्षण के नाम से आंदोलन करने वाले अनेक व्यक्ति, उन सबको इसी योजना के तहत खड़ा किया गया, और जिनमें से जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जैसे नारे लगाने वाले लोग सब के सब इसमें शामिल होते चले गए, और ये सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से होता चला गया। प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों की विविधता से परिपूर्ण भारत को नष्ट करने के लिए पश्चिमी देश और अभी तो इस्लामिक देशों का संगठन एवं चीन जैसे विस्तारवादी देश भी शामिल हो चुके हैं। इन सभी देशों ने पाकिस्तान को मोहरा बनाकर भारत को तोड़ने के प्रयास तेज कर दिए हैं, जिसमें सबसे ऊपर है हिंदुओं और मुसलमानों में आपसी संघर्ष वैमनस्य पैदा करना। इसके लिए कई संगठनों का निर्माण कर भारत में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से सक्रिय कर दिया गया है, जिसकी चर्चा मैं इस सत्र में करना आवश्यक समझता हूं। भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने ऐसे 35 से अधिक आतंकवादी संगठनों की सूची जारी की है जिनको अमेरिका व यूरोपियन देशों से अप्रत्यक्ष सहयोग मिलता रहा है, और आजकल चीन से भी सहयोग मिलने लगा है, और इस्लामिक देशों के संगठनों से और कुछ देशों से इनको प्रत्यक्ष सहयोग भी मिलता रहा है, जिसमें सऊदी अरब और तुर्की विशेष रूप से शामिल है। लेकिन इनमें से कुछ आतंकवादी संगठनों की डोर अब अमेरिका और यूरोपियन देशों के हाथों से छूट चुकी है। अब उनके लिए भी बहुत सारे संगठन समस्या बन चुके हैं, और आज ऐसे कुछ संगठन हैं जिनकी चर्चा करना जरूरी है। सभी संगठनों के बारे में नहीं बताया जा सकता, लेकिन कुछ जानकारी हमें हो। इनमें से एक संगठन जिसका नाम हमने सुना होगा, जैश-ए-मोहम्मद, जिसका एकमात्र उद्देश्य है कश्मीर को भारत से अलग करना। इसकी स्थापना मार्च 1999 में आतंकवादी सरगना मसूद अजहर ने की थी,
दिसंबर 1999 में हमें पता है भारतीय यात्रियों से भरे हुए IC 814 एक विमान था, उसका अपहरण कर लिया गया। और उस समय तालिबान का शासन था अफगानिस्तान में, और वहाँ कंधार में उस समय के तत्कालीन सरकार को भारतीय लोगों को बचाने के लिए मसूद अजहर को छोड़ना पड़ा था। फिर दिसंबर 2001 में जैश ने लश्कर-ए-तैयबा के साथ मिलकर नई दिल्ली में भारतीय संसद पर आत्मघाती हमला किया था, जिसमें विश्वविद्यालय का एक प्रोफेसर अफजल गुरु भी शामिल था, जिसने उन आतंकवादियों का सहयोग किया था, जिसको बाद में फांसी पर लटका दिया गया। लेकिन आश्चर्य की बात थी कि इस टुकड़े टुकड़े गैंग ने उस अफजल गुरु के पक्ष में भी आंदोलन किया था। और फरवरी 2019 में पुलवामा में भारतीय सैनिकों पर हमला करने में इसी जैश-ए-मोहम्मद का संगठन का हाथ था। और बाद में हम जानते हैं 12 दिन बाद ही वायुसेना ने एयर स्ट्राइक करके बालाकोट में 250 से अधिक जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों का सफाया किया था। भारत में सक्रिय, या कहना चाहिए दक्षिण एशिया में सक्रिय एक संगठन और है, नाम सुना होगा हमने, लश्कर-ए-तैयबा, जिसका अर्थ तो होता है पवित्र लोगों की सेना, लेकिन मासूम लोगों की हत्या करने वाले पवित्र नहीं बल्कि सबसे बड़े नापाक लोग होते हैं। इसकी स्थापना भी लाहौर विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग के प्रोफेसर हाफिज सईद ने 1980 के दशक में की थी। पाकिस्तान के लाहौर के पास मुरीद के और POJ के या POK जिसको कहा जाता है, पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर, इसके अनेक आतंकवादी शिविर इस संगठन के चल रहे हैं। भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक भी की थी इसके आतंकवादी शिविरों पर, और आज भी भारत ये सेना की कड़ी नज़र है। सऊदी अरब की मदद से चलने वाला ये संगठन संपूर्ण दक्षिण एशिया को कट्टरपंथी बनाने में प्रयासरत है, क्योंकि सबसे अधिक पेट्रो डॉलर सऊदी अरब से आते हैं और इनके द्वारा इन संगठनों ने हथियार इत्यादि सुविधाएं मिलती है। NIA की सूची में और भी अनेक आतंकवादी संगठनों के नाम हैं जो भारत को तोड़ने तथा भारतीय मुसलमानों को कट्टर बनाने में लगे हुए हैं, जिसमें वर्तमान में सबसे ऊपर है, जो भारत में बहुत अधिक सक्रिय होकर के काम कर रहा है, ISIS, तथा और भी अनेक संगठन हैं जिनका नाम लेना नहीं चाहता मैं इन सभी पवित्र संगठनों के, लेकिन जानकारी के लिए बहुत ज़रूरी है कि इनकी हमें ज्ञान हो, पता हो कि कौन से दुष्ट लोग भारत को बर्बाद करने में लगे हैं। उन संगठनों में हैं हरकत उल मुजाहिदीन, हरकत उल अंसार, हरकत उल जिहादी इस्लामी, हिजबुल मुजाहिदीन, अल उमर मुजाहिदीन, जम्मू कश्मीर इस्लामिक फ्रंट, स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया जिसको सिमी भी कहा जाता है, दीनदार अंजुमन, अल बदर, जमात उल मुजाहिदीनी, अल कायदा, दुख्तरान ये मिल्लत, इंडियन मुजाहिदीन, और अभी हाल ही में दिल्ली तथा बेंगलोर के दंगों में भारतीय जांच एजेंसियों ने PFI पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया तथा उसकी पॉलिटिकल विंग राजनीतिक इकाई SDPI को भी इसमें संलग्न पाया है, और इसकी अभी विस्तृत जांच जारी है। ये सभी संगठन वर्तमान में सऊदी अरब, तुर्की, मलेशिया और पाकिस्तान के द्वारा पोषित होकर के और चीन के द्वारा सहयोग प्राप्त करके भी भारत को खंड खंड करने में लगे हैं। भारतीय जांच एवं गुप्तचर एजेंसियों ने इनकी गतिविधियों की विस्तृत जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसके बारे में आज मैं विस्तार से चर्चा करना चाहूँगा, ताकि भारत के सभी जाति, मत, पंथ, संप्रदाय और मजहब के लोग जागरूक होकर इनकी गतिविधियों से दूर होकर भारत को मजबूत करने में अपना सहयोग प्रदान कर सके, ताकि आगे जाकर के भारत एक अखंड राष्ट्र, मजबूत राष्ट्र बने। पाकिस्तानी गुप्तचर एजेंसी ISI ने जिहाद शब्द का बड़ा दुरुपयोग किया है, और जिन अर्थों में कर रही है उसका कुरान शरीफ में कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है,
लेकिन भारतीय जांच एजेंसियों ने जिन जिन गतिविधियों के लिए जिहाद शब्द का प्रयोग किया जा रहा है उसका भी पता लगाया है, उसकी चर्चा करना भी मैं आवश्यक समझता हूं। और उसमें सर्वप्रथम है मीडिया जिहाद। और उसमें क्या होता है? सबसे पहला काम है प्रोपगेंडा वीडियो तैयार करना, झूठे बकवास और जानबूझ करके अस्थिरता पैदा करने के लिए वीडियो तैयार करना। पाकिस्तान की गुप्तचर एजेंसी ISI पाकिस्तान में ही ऐसे वीडियो तैयार करवाती है जो पूर्ण प्रायोजित ढंग से तैयार करवाए जाते हैं। और ISI ने फिल्म सिटी की तरह से ऐसे स्थान तैयार कर रखे हैं, और जिन स्थानों पर ये तैयार किया जाता है उनके गली मोहल्ले व दुकानों पर भारतीय शहरों और भारतीयों के दुकानों के बोर्ड टांग दिए जाते हैं, या उन पर पेंट करवा करके ऐसा दिखाया जाता है जहां ये वीडियो बनाया जाता है वहां ऐसा लगता है उस स्थान पर कि ये किसी भारत की ही घटना है। हमलावरों के चेहरों या शरीर पर हिंदुओं के प्रतीक चिन्ह लगाकर सिर पर भगवा पट्टियां बांध करके पीड़ित मुस्लिम पर आक्रमण करते हुए दिखाया जाता है और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया जाता है। इन वीडियो से भारतीय मुसलमानों को भ्रमित करने के भरसक प्रयत्न किए जा रहे हैं, और भारत के सभी प्रकार के लोगों को हम जानते हैं, वो सुनी सुनाई बातों पर जल्दी विश्वास करते हैं। कोई बात आ जाए तो उसका गहराई से पता लगाने का बिल्कुल प्रयास नहीं करते। जो उनकी मुंह में और कानों में बात डाल देता है उसी के अनुसार वो प्रतिक्रिया करना शुरू कर देते हैं। ये इस देश का दुर्भाग्य है, अभी तक लोग समझ नहीं पाए। और दुर्भाग्य की बात तो ये है कि इसमें ISI की सफलता का प्रतिशत भारत में निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। और ISI की लैब में मेड अर्थात उसकी प्रयोगशाला में बने हुए वीडियो की संख्या भारत में बहुत बड़ी मात्रा में अपलोड कर दी गई है यूट्यूब पर और अन्य सोशल मीडिया पर। ऐसे वीडियो जो बनाए जाते हैं उनका मुख्य विषय क्या हो सकता है? बहुत बार देखने पर, अनुसंधान करने पर उन जांच एजेंसियों ने बताया, हिंदुओं द्वारा किसी मुस्लिम युवा, मुस्लिम बुजुर्ग या किसी मुस्लिम महिला पर आक्रमण करते हुए वीडियो बनाया जाता है। सवर्णों द्वारा किसी गरीब दलित पर आक्रमण किया जा रहा है, ऐसा वीडियो बनाए जाते हैं। भारतीय सेना सुरक्षा बलों द्वारा, पुलिस द्वारा किसी मुस्लिम घर में घुस करके उन लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है, निर्दोष लोगों पर अत्याचार करते हुए ऐसा झूठा वीडियो, फेक वीडियो बनाया जाता है। और कई वीडियो भी आ रहे हैं। अभी अभी एक वीडियो मैंने देखा जो तुर्की से आया, इंग्लिश में एक गीत गाया गया है, आई एम कश्मीर। उसमें भारतीय सेना को बदनाम करने के लिए मुख्य उद्देश्य है कि कश्मीर में मुस्लिमों पर किस तरह से निर्मम अत्याचार किया जा रहा है, ऐसा झूठा वीडियो बना करके पूरे विश्व में फैलाया जा रहा है। आज भी ये यूट्यूब पर चल रहा है। इसमें भी बहुत बड़ी चालाकी की जाती है। ये जो वीडियो बनाए जाते हैं इनमें दक्षिण भारत के नाम से तैयार किए गए वीडियो को उत्तर में दिखाया जाता है और उत्तर की घटना के छद्म वीडियो को दक्षिण में दिखाया जाता है ताकि उसकी सच्चाई किसी को आसानी से पता नहीं लगे। और इन वीडियो को भारत में सक्रिय अमेरिकन व आजकल चीनी लैब में, चाइना की लैब में तैयार हुए टुकड़े टुकड़े गैंग, जिसमें तथाकथित सामाजिक कार्यकर्ता, बॉलीवुड अभिनेता, विदेशी धन पर पलने वाले बहुत सारे NGO के कार्यकर्ता पूरे भारत में अधिकाधिक फैलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं और अपने अवार्ड लौटाने के नाटक करते हैं। पाकिस्तान ने भारत में एक नैरेटिव तैयार किया था मॉब लिंचिंग का। वो वीडियो अधिकांश आए थे पाकिस्तान में तैयार होकर के, और जिस तरह से मैंने बताया किस तरह से तैयार किया जाता है, इसलिए आसानी से विश्वास भी हो जाता है। और मैंने देखा जब एक आधी घटना भारत में दुर्भाग्य से हो जाती जो आपसी गैंगों की है, जिसको हिंदू मुसलमान या और किसी प्रकार की कोई कारण नहीं है झगड़े का, और
मैंने देखा ऐसे वीडियो में, भारत के तथाकथित पढ़े लिखे मुस्लिम समाज के लोग भी प्रभावित हो रहे थे। वो भी, उनका ब्रेन वॉश भी इतना गहरा कर दिया गया है कि आप अगर उस वीडियो को कह दो कि ये झूठा है तो वो सब के सब आप पर टूट पड़ेंगे। ये हमारा दुर्भाग्य है कि वो पढ़े लिखे लोग भी आज इसको नहीं समझ पा रहे हैं। और इसी तरह से प्रोपगेंडा न्यूज़, प्रोपगेंडा लेख, प्रोपगेंडा यूट्यूब चैनल्स, पॉडकास्ट के द्वारा भारत को तोड़ने के भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। भरसक, बहुत तेज प्रयास किए जा रहे हैं। और दुर्भाग्य तो तब होता है कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने जिस महान इस्लाम को आगे बढ़ाया था, अल्लाह की किताब जिसको हम कहते हैं पवित्र कुरान शरीफ की आयतों की गलत व्याख्याएं की जा रही है, उनकी हदीस की गलत व्याख्याएं की जा रही है, और गलत व्याख्या कर करके तकरीरों के माध्यम से भारतीय मुसलमानों का ब्रेन वॉश या उनके मनोमस्तिष्क में जहर घोलने के जबरदस्त प्रयास किए जा रहे हैं। और इसमें पाकिस्तान की गुप्तचर एजेंसी के खरीदे हुए बहुत सारे मौलवी सक्रिय होकर के काम कर रहे हैं, जो ये सिखा देते हैं, ये जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम इस्लाम के प्रति वफादार बनो, भारत के प्रति नहीं। और एक बहुत बड़े ऐसे शब्द का प्रयोग वो लोग कर रहे हैं जिसको मैं उचित नहीं समझता, जिसकी गलत व्याख्याएं हुई है। जिहाद, जिसका अर्थ वो लोग कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया मीडिया जिहाद, क्या कुरान शरीफ में कहीं इसका उल्लेख है? लेकिन उन्होंने अपना नाम दिया इसको चलाने के लिए। एक शब्द और दिया उन्होंने जो चलाया जा रहा, और काफी लोग इसके जाल में फंस चुके और इसके लिए कार्य कर रहे हैं। नाम सुना होगा हमने, लव जिहाद। पाकिस्तान को केंद्र बनाकर काम करने वाली आतंकवादी संस्था लश्कर तोयबा के नेतृत्व में लव जिहाद की शुरुआत हुई थी। अगर लश्कर तोयबा के ऑनलाइन जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी जानकारियां उनको पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट रूप से लव जिहाद का उल्लेख कर रखा है। जिहादी बड़ी संख्या में इसके लिए काम करते रहते हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में इसकी शुरुआत हुई, बाद में कर्नाटक के बेंगलोर और मैंगलोर में, उसके बाद केरल में इसका बहुत अधिक प्रसार हो चुका है। अब पूरे देश में इसका जाल बिछ गया है। सोशल मीडिया, इंटरनेट चैटिंग आदि से भी ये जिहादी हिंदू युवतियों तक पहुंच जाते हैं। मोबाइल फोन रिचार्ज की दुकानें इनका अच्छा केंद्र बनता रहा है आज तक। बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाओं को भी इसमें लगा दिया गया है। किसी लड़की के मोबाइल रिचार्ज करते ही उसका नंबर जिहादी तक पहुंच जाता है, फिर उसके नंबर पर मैसेज और कॉल आने लगते हैं। बहुत सी युवतियां इसमें फंस जाती है। केरल राज्य में ये कार्य तेजी से चल रहा है। केरल पुलिस के क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों व कोची नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांस्ड लीगल स्टडीज ने लव जिहाद पर अध्ययन किया है और ये रिकॉर्ड उपलब्ध है। इससे ये पता चलता है कि 2007 में 2167, 2008 में 2530 युवतियां केरल से गायब हो गई। ये युवतियां मतांतरित कर दी गई। इस काम में लगे जिहादी रोमियोस को पुरस्कार देकर के प्रोत्साहित करने की व्यवस्था भी है। केरल में अब तक 2866 घटनाओं की रिपोर्ट हुई है और इसमें से केवल 703 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। बाहर मालूम होने पर परिवार की छवि खराब होती है, सोचकर लोग मुकदमा दायर नहीं करते। 2866 घटनाओं में से 260 लड़कियों को बचाया गया। इसके लिए हिंदू युवकों का एक सक्रिय समूह, हिंदू ऐक्यवेदी, हिंदू जागरण मंच का केरल के, नाम सुना होगा आपने, वो भी सुर्खियों में बना रहा था। जिहादी रोमियोज लड़कियों को पैसा, कपड़े, मोबाइल फोन आदि देकर प्यार स्थापित करते हैं। कुछ लोगों को विदेशों में नौकरी देने का भी वादा करते हैं। लव जिहाद में फंस जाने के तुरंत बाद मतांतरण होता है। परिवार से हमेशा के लिए वे लड़की दूर हो जाती है। कुछ महिलाएं आतंकवादी बनती है, कुछ आत्महत्याएं करती है, कुछ इसे अपने जीवन का दुर्भाग्य मानते हुए बदतर जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाती है। आज मैं
केरल के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री के टी शंकरन ने निर्णय दिया था, निर्णय क्रमांक 5288 और 89, जो 9 दिसंबर 2009 में दिया गया था, जो इसी केरल में चल रहे लव जिहाद के बारे में था। उन्होंने बताया कि लव जिहाद को आगे बढ़ाने में मुस्लिम महिलाएं भी सक्रिय है, और उदाहरण के लिए तस्रीन मिल्लत, शाहीन फोर्स आदि आदि अनेक नाम हैं उन मुस्लिम महिलाओं के संगठन के। और फैसले में ये भी लिखा गया है, पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और एनडीएफ नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट आदि मुस्लिम आतंकवादी संस्थाएं भी इसके पीछे हैं। आर्थिक सहयोग पीएफआई करता है, और छात्रवृत्ति के लिए बड़ी राशि सऊदी अरबिया से आती है। उसमें यह भी कहा गया है कि गत 4 साल में लगभग 4000 युवतियां लव जिहाद के मतांतरित हो गई है। अर्थात 2009 में ये निर्णय आया था, तो 2004 से 2009 के बारे में उन्होंने न्यायाधीश ने उल्लेख किया। इसके बारे में और भी कई अधिकृत जांच एजेंसियां और वो कार्य कर रहे हैं, इसलिए इस विषय के बारे में सबको जानकारी होनी चाहिए, और जो लोग इसमें शामिल हो रहे हैं उनको भी दूर होकर के भारत को बचाने के लिए प्रयास करना चाहिए। तीसरा जिहाद शब्द का जो आईएसआई कर रही है आजकल, वो है लैंड जिहाद। आईएसआई की योजना के अनुसार प्रत्येक शहर व नेशनल हाईवे पर चिन्हित स्थानों पर होटलों, धार्मिक स्थलों का निर्माण कर अराष्ट्रीय गतिविधियों में लिप्त लोगों को बचाने का काम किया जाए। ऐसी योजना चल रही है ताकि भविष्य में पूरे हिंदुस्तान में जहां चाहे वहां तस्करी के माध्यम से हथियार, नकली नोट और नशे की सामग्री पहुंचाई जा सके, ऐसा तंत्र खड़ा करने की योजना चल रही है। इस लैंड जिहाद के अंतर्गत भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर भी ऐसे अराष्ट्रीय गतिविधियों में लिप्त लोगों को योजनाबद्ध तरीके से बसाने की योजना चल रही है। फिर चौथे जिहाद का वो प्रयोग कर रहे हैं, लोन जिहाद। इसमें गरीब व कमज़ोर तबके के लोगों को फंसाया जाता है और फिर उन्हें अराष्ट्रीय गतिविधियों में संलग्न किया जाता है। पांचवा है बड़ा खतरनाक ड्रग्स जिहाद। इसमें भोले भाले नवयुवकों को फंसाकर और उनको फंसाने के लिए नगरीय क्षेत्रों में ड्रग्स गैंग का नेटवर्क तैयार किया गया है, जो युवाओं और युवतियों से दोस्ती कर उनके पेय पदार्थों में ड्रग्स मिला करके पिलाता है, तथा जब वे नशे के आदी हो जाते हैं तो उनको ड्रग्स के बदले अराष्ट्रीय गतिविधियों में लिप्त कर दिया जाता है या लिप्त रहने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। और इसके लिए वो लोग बहुत कुछ करने में लगे हैं, इसलिए इस रणनीति को हमें ठीक से समझना पड़ेगा। और फिर जब वो शामिल हो जाते हैं तो फिर उन्हीं के द्वारा हथियार सप्लाई, ड्रग्स सप्लाई, हवाला में नकदी की आपूर्ति, व आतंकवादी गतिविधियां तथा धरने प्रदर्शनों में आगजनी व तोड़फोड़ करने के लिए इन नशेड़ियों को आगे कर दिया जाता है। एक बहुत बड़ी कुटिल चाल जो आईएसआई ने चली है, जिसको भारत का जागरूक मुस्लिम समाज भी नहीं समझ पा रहा है। वो सिद्धांत है क्रिया प्रतिक्रिया सिद्धांत। आईएसआई की कुटिल योजना के अनुसार मुस्लिमों को इस्लाम खतरे में है के नारे से भड़काकर उनसे हिंसक गतिविधियां, आगजनी, तोड़फोड़ करवाई जाए ताकि मुस्लिमों के प्रति हिंदुओं में नफरत पैदा हो। और जब हिंदुओं और मुसलमानों के बीच नफरत और गहरी खाई बनती चली जाए, और जब ये होगा तो हिंदू जब मुसलमानों पर प्रतिक्रिया स्वरूप आक्रमण करेंगे तो ऐसी घटनाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि खराब करने के लिए उठाया जाए और उठाया जाता है। जिन मुस्लिमों पर आक्रमण होता है, अपने नेटवर्क के माध्यम से उनके प्रति सहानुभूति प्रकट कर उनकी आर्थिक सहायता की जाए और उनका विश्वास हासिल किया जाए। उन परिवारों के युवाओं को भड़का करके अराष्ट्रीय गतिविधियों और आतंकवादी संगठनों में भर्ती किया जाए, और इसमें वो सफल भी होने लगी है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। और एक बहुत बड़ी रणनीति के तहत वो काम कर रहे हैं, वो है भारतीय राजनीति में दबाव समूह तैयार करना। उन संगठनों को लगता है कि हमारे सहयोगी जो बनते हैं राजनीतिक दल,
या जिन राजनीतिक दलों के सत्ता में रहने पर हमें हमारा काम करना आसान हो जाता है वो ही सत्ता में बने रहे। भारत की मुख्य धारा से जुड़े हुए देशभक्त लोग सत्ता में नहीं आ पाए, जो हमें कुचलने में लगे हैं या कुचल सकते हैं। तो इसके लिए भी एक चाल चली जा रही है और बहुत बड़ा वर्ग इसमें फंसा है और उन लोगों का साथ दे रहा है। भारत को तोड़ने में संलग्न सभी पश्चिमी देशों, चर्च संगठन, माओवादी साम्यवादी संस्थाएं, विदेशी धन पर पलने वाले एनजीओ, जिहादी संगठन और आतंकवादी संगठन भारत में ऐसी सरकार चाहते हैं जो मैंने चर्चा की उनके इशारे पे चलती रहे या उनके कुटिल इरादों की पूर्ति में बाधक नहीं बने। इसलिए वे अपनी घुसपैठ भारत के प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, प्रकाशक, फिल्म इंडस्ट्री, विश्वविद्यालय, समाजसेवी संस्थाओं और राजनीतिक दलों में भी योजनाबद्ध तरीके से कर रहे हैं ताकि अपने विचारों की घुसपैठ इन सभी संस्थाओं में करके जैसा चाहे वैसा नैरेटिव पूरे विश्व के सामने रखकर देशभक्त संस्थाओं को बदनाम कर सकें और देशभक्त संस्थाओं की गति कमजोर कर सके और अंततोगत्वा देश की मूल धारा से जुड़े राजनीतिक दलों को सत्ता में आने से रोक सके और अपने राष्ट्र विघातक षड्यंत्रों में सफल हो सके। इसके लिए उनके प्रयास निरंतर जारी है। और किस किस तरह के नैरेटिव की तैयार करते हैं वो लोग, विस्तार से तो चर्चा नहीं की जा सकती, इतना समय नहीं है, लेकिन मैं कुछ बातें जरूर बताना चाहूँगा। जैसे अपने धरने प्रदर्शनों में वो लोग महात्मा गांधी, बाबा साहेब अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, भगत सिंह इत्यादि अनेक देशभक्त लोगों के चित्र लगाते हैं ताकि सामान्य भारतीय के मन में ये विचार जाए कि सब लोग तो भारत को चाहने वाले हैं क्योंकि इन्होंने चित्र भारत के महापुरुषों के लगा रखे हैं, हाथों में तिरंगा ले रखा है। वोट बैंक को छिन्न विचिन्न करने के लिए ये लोग निरंतर जारी है, समाज को तोड़ने के लिए। सोशल मीडिया पर अलग अलग जाति के अनुसार अपना नाम रख करके फेक अकाउंट बनाकर एक जाति के विरुद्ध पोस्ट डालना और उन्हीं में से जो लोग तैयार है उसके पक्ष में और तथा कुछ लोगों का जो वही लोग हैं शामिल, उसी गैंग के लोग विरोध में भी कमेंट करना शुरू कर देते हैं। और जब वो उनका फैलाए ये जाल फैलने लगता है तो हिंदुस्तान के बाकी भोले भाले सभी जातियों के लोग इस युद्ध के, इस संघर्ष के हिस्से बन जाते हैं और एक दूसरे के विरुद्ध लड़ना शुरू कर देते हैं सोशल मीडिया पर। और उनकी चाल में वो लोग सफल हो रहे हैं और धीरे धीरे सभी जातियों के वास्तविक लोगों को इसमें लड़ा दिया जाए, एक दूसरे के प्रति घृणा पैदा कर दी जाए और आगे जाकर जातिवादी आंदोलन खड़ा करके पूरे देश में स्थिरता पैदा कर दी जाए। और ये लोग इतना ही नहीं, बहुत कुछ कर रहे हैं। भारतीय सिनेमा जगत में इनकी घुसपैठ इतनी गहरी है कि ये जैसा चाहे वैसा नाम और उसकी स्टोरी तय कर देते हैं और उसमें भारतीय संस्कृति से जुड़े मानदंडों के प्रति श्रद्धा पैदा कैसे हो ऐसी पटकथा भी लिखवा देते हैं। और प्रिंट मीडिया में भी कई ऐसे प्रिंट मीडिया है जिसमें इनका घुसपैठ है। उसमें ये लोग किसी भी समाचार का शीर्षक क्या हो, मुख्य पृष्ठ पर बड़े बड़े अक्षरों में कौन सा समाचार छपेगा, कौन सा लेख किस समय छपेगा, ऐसा बहुत कुछ करने में सक्रिय हैं। और भारतीय संचार माध्यमों में किस घटना पर बहस करवानी है, कौन से समाचार की बार बार पुनरावृत्ति करानी है, किस भाषा में करनी है, सब कुछ करवाने में भी ये चैनल्स में ये लोग सक्रिय हो रहे हैं। और मैंने पहले ही बताया, सब जगह बिके हुए लोग मिलते हैं जो केवल अपने पैसों की, केवल अपनी सुविधाओं की चिंता करके उसमें संलग्न हो जाते हैं और बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग इसमें शामिल है। दुर्भाग्य की बात तो यह है। हो सकता है राजनीति में किसी व्यक्ति विशेष और राजनीतिक दल से किसी का विद्वेष, घृणा या विरोध हो सकता है, लेकिन विरोध करते समय भारत नहीं टूटे, मेरा देश नहीं टूटे, इस तक का भी वो लोग ध्यान नहीं रखते हैं। इसके कारण से थोड़ा दर्द और पीड़ा होती है कि ऊपर ये आवरण ओढ़ करके देशभक्ति का और कुटिल चाले चलते रहते हैं। पर स्पष्ट है और भारत के सभी लोगों को और जो भी देश विरोधी लोग हैं उनको मैं कह देना चाहता हूं कि जिनकी नीयत में खोट है
उनका नियति भी सहयोग नहीं करती है। अच्छी तरह समझ लीजिए, अगर आप बाहरी आवरण ओढ़ करके नियत में खोट रख करके और फिर इस देश के विरुद्ध गद्दारी करते रहेंगे, समझ लीजिए नियति आपको समाप्त करके रहेगी, चाहे वो किसी जाति पंथ संप्रदाय का व्यक्ति हो। इसलिए देश के खोखला करने के लिए लोग जिस हद तक लगे हैं उन सबको चेतावनी है। और आज प्रत्येक भारतीय को बहुत अधिक जागरूक और सजग होने की आवश्यकता है, ताकि इन लोगों के जाल में भारत का कोई भी देशभक्त नागरिक नहीं फंसे और भारत माता को खंडित होने से हम बचा सकें। हम आगे के सत्रों में कुछ और देश विभाजक शक्तियों की चर्चा करने के बाद में देश को अखंड, भारत को महाशक्ति बनाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है और क्या करेंगे, तो भारत फिर से दुनिया का एक सुपर पावर, एक महाशक्ति, जगत गुरु के रूप में बनकर खड़ा होगा। आगे के सत्रों में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।